हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम करंट इन्वेस्टमेंट तक कल चर्चा कर चुके हैं। करंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 16 था ना, 15? देखो देखो एक मिनट बताओ, 16 था बेटा। अभी बात करनी है मुझे 17, 18, 19, 20 और 21। ये 5 नोट नंबर पे चर्चा करनी है बेटा। और जब इन पे चर्चा खत्म हो जाएगी मेरी एसेट साइड भी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम शुरू से एग्जाम्पल पढ़ने शुरू करेंगे और आपकी प्रॉब्लम लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक आज ही। ठीक है, इतना आज का टारगेट है। आपके लिए होमवर्क है बेटा कल का इलस्ट्रेशन नंबर 16 तो इलस्ट्रेशन नंबर 21। जरा सा होमवर्क है, 9-10 मिनट का, निपट ही जाएगा। ठीक है बेटा, और कल एसपीएल का फॉर्मेट बेटा स्टार्ट करेंगे और 2 दिन में एसपीएल खत्म हो जाएगा, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। चलो जी बाबू, बात कर रहा हूं नोट नंबर 17 से स्टार्ट। मैं करंट इन्वेस्टमेंट तक चर्चा कर चुका हूं और बेटा करंट एसेट्स का शॉर्टकट था CSO। ठीक है बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट तक चर्चा हो चुकी है बेटा। बात कर रहा हूं इन्वेंट्रीज की। ठीक है जी, नोट नंबर 17 इन्वेंट्रीज। लो प्यारे बच्चों, आराम से इसका एनालिसिस समझो बेटा। इन्वेंट्री 6 तरीके की होती है। ठीक है जी, अब सही लेवल पे चर्चा स्टार्ट होगी। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, SIT बोलते हैं प्यार से हम, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और बेटा लूज टूल्स। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से इन 6 चीजों को समझेंगे बेटा। 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, वैसे तो 3 तरीके की बाबू। एक ट्रेडिंग कंसर्न हो सकती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकती है और एक तीसरी कंसर्न सर्विस कंसर्न हो सकती है। क्योंकि सर्विस कंसर्न के पास कोई स्टॉक, कोई इन्वेंट्री नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ सर्विस कंसर्न का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग कंसर्न की और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की। बेटा ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा जो खरीदती है वही बेच देती है बिना कोई प्रोसेसिंग करे। जैसे कि बेटा बहुत सारी दुनिया में आपको ऐसी दुकानें दिखाई देती हैं। चेयर खरीदी, चेयर बेच दी। AC खरीदा, AC बेच दिया। बेटा बल्ब खरीदा, बल्ब बेच दिया। फैन खरीदा, फैन बेच दिया। ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन बेटा जो खरीदती हैं वही बेचती हैं बेटा, उनको हम ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोसेसिंग नहीं करती। ठीक है बेटा, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो 31 मार्च का स्टॉक होता है उसे हम बेटा स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। यानी कि ये वर्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक को बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, रही बात इन 3 तरीके के स्टॉक की, ऑल्दो कल मैंने थोड़ी सी चर्चा इस पे की है बेटा, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के स्टॉक होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है बेटा? खरीदती कुछ और है, प्रोसेस करती है, बेचती कुछ और है। खरीदती तो है रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग करती है, फिनिश गुड्स बनाती है और बेच देती है। बाबू सोच कर देखो 31 मार्च के दिन ब्लैकबेरी की फैक्ट्री दिखने में कैसी होगी। एक बहुत बड़ा फैक्ट्री एरिया है बाबू। लेफ्ट हैंड साइड गोडाउन है, एक भरा पड़ा है बेटा फैब्रिक से, फैब्रिक ही फैब्रिक पड़ा है। राइट हैंड साइड वाला गोडाउन भरा पड़ा है बेटा तैयार सूट शर्ट पैंट से। ठीक है ना, जैसे जैसे ऑर्डर आ रहा है बेटा वैसे वैसे अपने स्टोर पे बेटा ये फिनिश गुड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब बाबू बहुत सारा फैब्रिक ऐसा है जिसके ऊपर आप कटिंग कर चुके हो एंड स्टिचिंग इज स्टिल पेंडिंग। कल बात कर चुका हूं मैं इस पर बेटा। बाबू अब जब आपने उस फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर दी, वो अपना रॉ मटेरियल का करेक्टर छोड़ चुका है और फिनिश गुड्स वो बना नहीं है बेटा, उसे हम बोलते हैं WIP। WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। WIP का मतलब है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। बात समझ में आई बाबू? अब रात को 8 बजे आपने फैक्ट्री बंद करी। अब मैं देखूं तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास 3 तरीके का स्टॉक है।
बहुत सारा WIP पड़ा है बेटा, बहुत सारा रॉ मटेरियल फैब्रिक पड़ा है और बहुत सारे तैयार सूट शर्ट और पैंट पड़े हैं बेटा, फिनिश गुड्स बने हैं बेटा। यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके के स्टॉक में पैसा लगाती है और एक ट्रेडिंग कंसर्न के पास जो स्टॉक होता है बेटा वो एक ही तरीके का होता है, प्यार से उसे हम SIT बोलते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं बेटा ट्रेडिंग कंसर्न के पास ना जो स्टॉक है, चाहे आप उसे रॉ मटेरियल बोल लो चाहे फिनिश गुड्स बोल लो, वहां पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। वो अगर चेयर बेचते हैं ना, चेयर ही उसके लिए रॉ मटेरियल है, चेयर ही उसके लिए फिनिश गुड्स है, वहां डिस्टिंक्शन थोड़ी है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में। तो ट्रेडिंग कंसर्न के स्टॉक को डिफरेंशिएशन के लिए अलग नाम से बुलाया जाता है स्टॉक इन ट्रेड, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास 3 तरीके का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। 4 बातें, कोई समस्या? बढ़े आगे बाबू, नेक्स्ट वन। ये दोनों बातें आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बहुत आराम से समझना बेटा। स्टोर एंड स्पेयर्स ये क्या चीज होती है बाबू? कई बार आप मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, आप क्या करते हो बेटा, उनके स्पेयर पार्ट्स रखते हो, ठीक है ना। जनरल केस में छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं बेटा, जैसे कि नट बोल्ट हो गया, ऑयलिंग हो गई, ग्रीसिंग हो गई, ये सब बाबू स्टोर एंड स्पेयर्स होता है। और ये बेटा करंट एसेट में इन्वेंट्री का पार्ट होता है। और बाबू 6th वन इज लूज टूल्स, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है बेटा, टूल किट। मशीनरी के लिए जो टूल किट होती है बेटा, वो पूरी टूल किट लूज टूल्स में दिखाई जाती है बेटा। अगेन इट इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। समझ आई बात बाबू? अब यही तो यहां पर समस्या है, वो हमारी जनरल नॉलेज बोलती है, वो पार्टनरशिप तक की नॉलेज बोलती है। लॉ ने बोला इसको आप यहां दिखाओगे तो हमें यहां दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे बता देता हूं बेटा, दीज आर कंज्यूमेबल्स, ये कंज्यूमेबल है। जैसे कि ऑयलिंग और ग्रीसिंग को देखोगे तो टाइम के साथ साथ कंज्यूम हो जाती है। इनकी कौन सी लाइफ बेटा सालों में पड़ी है जो इसे फिक्स एसेट्स का पार्ट बना दूं मैं? जनरली बता देता हूं बेटा, यहां पर लिखा जरूर स्पेयर्स है बेटा, मैं तो इसको अपनी नज़र में एक्सेसरी बोलता हूं, ठीक है ना। आप एक बात समझना बेटा, कभी पार्ट्स या एक्सेसरी में डिफरेंस समझते हो? मैं बोलूं ये चीज पार्ट है और ये चीज एक्सेसरी है, कोई डिफरेंस होता है पार्ट और एक्सेसरी में? पार्ट भी सप्लीमेंट हो सकता है। देखो बेटा, पार्ट वो चीज होती है, अगर मैं बोलूं ये चीज मशीनरी का पार्ट है, पार्ट मतलब इसके बिना मशीनरी काम ही नहीं कर सकती। और बेटा मैं बोलूं ये चीज एक्सेसरी है, एक्सेसरी नहीं भी लगाओगे मशीनरी चलेगी। जस्ट लाइक आपकी एक्टिवा, वो भी एक मशीनरी है बेटा, इंजन उसका एक पार्ट है। इंजन तो फिक्स एसेट्स है बेटा, और ये बाकी सब, ये सब एक्सेसरी है बेटा। जो भी आप लगाते हो बेटा, फुट रेस्ट या कुछ भी लगाते हो बेटा, नहीं भी होगा चलेगी एक्टिवा, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा इसमें। मेरे नजर में ये सब एक्सेसरी आती है यहां पर। चलो जी बाबू, तो इन्वेंट्री 6 तरीके की है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर्स। और बेटा आप बोल सकते हो नट बोल्ट, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब यहां पर आता है बेटा। और आप बोल सकते हो बेटा लूज टूल्स, यानी कि मेरी पूरी टूल किट। ओके बात, फटाफट से नोट करो बेटा, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं बाबू। करंट इन्वेस्टमेंट पे चर्चा कल तक हो गई थी, इन्वेंट्रीज की बात हमने कर ली। आगे बेटा नोट नंबर 18, ट्रेड रिसीवेबल। और बेटा कल वैसे ही बता चुका हूं इसके बारे में। और बाबू ट्रेड पेबल में आपने बिल्स पेबल और क्रेडिटर रिकॉर्ड किए थे। ट्रेड रिसीवेबल में भी 2 ही चीज आती हैं बेटा, एक डेटर और दूसरे BR। BR मतलब बिल रिसीवेबल। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इस पे तो खैर कोई चर्चा नहीं करनी है बाबू, सब क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं बेटा नोट नंबर 19 की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मेरी तरफ देखना बेटा बाबू, मैंने लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश के बराबर चीजें। कैश या बिल्कुल कैश के बराबर चीजें बेटा कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती हैं। जनरली 4 चीजें, जनरली 4 चीजें समझाने के लिए बेटा बोल सकता हूं बैलेंस विद द बैंक। बेटा
बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है आपका बेटा बिल्कुल कैश के बराबर है, अगले दिन सुबह उठो सुबह ही निकलवा लो बेटा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 1 सेकेंड में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। या चेक इन हैंड या ड्राफ्ट इन हैंड, चेक और ड्राफ्ट इन हैंड। बाबू आपकी दुकान पे शाम को 6 बजे कस्टमर आया, आपको चेक दे गया, बाबू बैंक ब्रांच बंद हो चुकी थी जिसकी वजह से आप बैंक ब्रांच में नहीं जा पाए, आपके पास बेटा चेक इन हैंड है, बाबू इट इज इक्वलेंट टू कैश, सुबह बैंक खुलेगा, सुबह लगाओ, सुबह ही पैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। और बाबू अगर मैं बोलता हूं वो क्रॉस चेक भी है, अगर आप अपने अकाउंट में भी लगाओगे तो बेटा 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल कैश के बराबर माना जाता है। बैलेंस विद द बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, कैश बैलेंस ये तो है ही अपने आप में कैश, या बेटा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। यहां पर बेटा एक चर्चा करनी है स्टार। बाबू कल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट पे चर्चा की थी मैंने, और मैंने कहा था दोनों का सेम एग्जांपल है, याद है आपको बाबू? यार याद तो करना पड़ेगा, कल मैंने कहा था ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट सारों के सेम एग्जांपल है, बस इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म मैंने नॉन करंट में दिया था। बाबू आप खुद सोचो, मैंने किसी फर्म में इन्वेस्टमेंट करी, मैंने किसी फर्म के इक्विटी शेयर खरीदे, किसी के डिवेंचर खरीदे, किसी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, बॉन्ड्स खरीदे, अगर ये सब मैंने 12 महीने से ज़्यादा के लिए खरीदे थे तो बेटा ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, और अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले थे तो ये करंट इन्वेस्टमेंट थी। तो मैंने यहाँ क्यों लिख दी बेटा कैश और कैश के बराबर चीज़ों में? बाबू ऐसा माना जाता है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 3 महीने से कम की रहती है तो आप उसको कैश और कैश इक्विवेलेंट में दिखा सकते हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाली है। यानी कि मेरा एनालिसिस ये कहता है बेटा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज़्यादा के लिए है तो बेटा वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 3 महीने से ज़्यादा के लिए लेकिन 12 महीने तक है तो वो बेटा करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 3 महीने तक है तो बेटा उसको आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखा सकते हो, क्योंकि बेटा ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाली है, तो इसको बेटा कैश के बिल्कुल बराबर माना गया। समझ आई बात? तो बेटा गिन के 4 आइटम कैश और कैश इक्विवेलेंट में, बैलेंस विद द बैंक, चेक इन हैंड और ड्राफ्ट इन हैंड, कैश और बेटा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। बाबू मैं रेगुलरली देख रहा हूं, ध्यान हमारा बस लिखने में रह गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी 5 मिनट प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी आपकी। अरे लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा क्या? क्या जल्दी किस चीज की? आपको जल्दी कर जाना है क्या? जल्दी भेज दूंगा, समझ नहीं आ रही? पहले समझ लो चीजों को, बात ओके? बाबू इन्वेंट्रीज में 6 तरीके की इन्वेंट्री समझ आई। फिर हमने बात करी बेटा ट्रेड रिसीवेबल, गिनती की 2 आइटम है, डेटर और बीआर। बात करी कैश और कैश के बराबर चीजें, कैश और कैश इक्विवेलेंट की, गिनती की 4 आइटम। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है बेटा, 1 मिनट में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, चेक इन एंड ड्राफ्ट इन एंड, कैश खुद या बेटा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? कुछ भी, चाहे वो शेयर है, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी का डिवेंचर हो, चाहे बेटा प्रेफरेंस शेयर है, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कोई बॉन्ड है, कुछ भी, सबको हम प्यार से सिक्योरिटी बोलते हैं। बाबू वही तो बता रहा हूं, अगर 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाला, इशू करने के एंगल से सोच रही है वो, तो फिर बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हुए हैं, अब 3 महीने रह गए, आज 31 मार्च को मैं बैलेंस शीट क्लोज कर रहा हूं, वो 31 मई को मैच्योर होने वाला, ठीक है ना? तो बेटा 3 महीने से कम रह गए हैं, और अगर 3 महीने से कम रह गए हैं तो बेटा वो मेरे लिए बिल्कुल कैश के बराबर चीज है। मैं उसको बैलेंस शीट डेट पे कहां दिखाऊंगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है जी? चलो जी फटाफट से नोट डाउन करना। चलो जी बेटा नोट नंबर 20 एंड 21 की बात करते हैं। नोट नंबर 20 बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पर है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बाबू कल ऑल्दो लॉन्ग टर्म
लोन्स एंड एडवांसेस पढ़ाते टाइम मैंने एक बात इसके ऊपर की थी। बाबू आप किसी फर्म से लोन लेते हो तो बेटा या तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है या तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मैंने 12 महीने से ज़्यादा के लिए लोन लिया हुआ है बेटा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और 12 महीने से कम के लिए लिया हुआ है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है तो बेटा दो ही जगह जा सकता है, या तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में या शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। ठीक है, सॉरी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। बेटा अगर 12 महीने के बाद कैश आना हो तो मैं दिखा दूंगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं बेटा? विच आर रिकवरेबल इन कैश विद इन 12 मंथ। वो लोन्स एंड एडवांसेस जो 12 महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे बेटा और कैश की फॉर्म में आने वाले हैं मेरे पास, वो सब क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, पेपर में स्टेटमेंट ही यही आती है, लोन्स रिकवरेबल विद इन 12 मंथ इन कैश। आपसे पूछा यही जाता है और कुछ है ही नहीं बेटा, एग्जाम्पल ही नहीं है। ठीक है ना, आपने किसी इंसान को लोन दे रखा है, 12 महीने के अंदर अंदर कैश की फॉर्म में वापस आने वाला है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। लो जी लिख लो बेटा, बस और कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। लोन रिकवरेबल विद इन 12 मंथ इन कैश। फटाफट से लिखना बेटा। लो प्यारे बच्चों, बेटा आखिरी बात जिसकी चर्चा करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आज भोग डल जाएगा। बाबू अदर करंट एसेट्स। बाबू वो करंट एसेट्स जो अभी तक मैंने कहीं नहीं दिखाई, और बहुत सारी बची है मैं ये बता देता हूँ, ठीक है ना। वो करंट एसेट जो मैंने अभी कहीं नहीं दिखाई बेटा, वो जाने वाली हैं अदर करंट एसेट्स में। सबसे पहली बात प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा क्या मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस कहीं पर भी दिखाए? प्रीपेड तो पता है ना बेटा, पेड इन एडवांस। ठीक है ना, अगर आपने कोई खर्चा पहले से पे करा है बेटा, वो आपकी एसेट है, क्योंकि क्या करने वाला है बेटा, सामने वाला भी आपके लिए परफॉर्म करने वाला है। समझाने के लिए बोलता हूं बेटा, मैंने इस जगह का रेंट एडवांस पे कर दिया, मेरे लिए तो एसेट है बेटा, क्योंकि मैंने जो करना था मैं तो कर चुका। मेरे लैंडलॉर्ड को मेरे लिए भी परफॉर्म करना है पूरा महीना, तो इट इज अ एसेट फॉर मी। तो बेटा मैंने कहीं पर भी अभी तक प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है ना। तो ये कहां जाएगा बेटा? अदर करंट एसेट में जाएगा। इसके अलावा बेटा कोई भी एक्रीयूड इनकम। एक्रीयूड इनकम क्या समझते हो बेटा? इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। वो इनकम जो आप कमा चुके हो लेकिन बेटा अभी तक आपको मिली नहीं है। समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लो बेटा आपके पास किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, लेट्स सपोज नाइकी फुटवियर, आप बेचते हो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर हो। आपको बेटा नाइकी ने बोला कि अगर आप इन 3 महीनों में 10 लाख रुपए की सेल कर दो तो हम क्या करेंगे, आपको 5% एक्स्ट्रा कमीशन दे देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, आपने 3 महीने में 10 लाख की सेल कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके स्टोर पे वेरीफाई करने आएंगे कितना स्टॉक पड़ा है, क्या सही मायने में 3 महीनों में आपने 10 लाख का स्टॉक बेचा है कि नहीं बेचा। बेटा वो वेरीफाई करने आए, मान लो बेटा 28-29 मार्च को उन्होंने वेरीफाई करा और सही मायने में स्टॉक बिक चुका था। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी रिपोर्ट लगा देंगे, 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे आ जाएंगे। बेटा अब ये तो पक्का हो चुका कि आप इनकम कमा चुके हो, लेकिन बेटा अभी तक रिसीव नहीं हुई। 31 मार्च के दिन जब मैं अकाउंट फाइनलाइज कर रहा हूंगा तो मैं दिखाऊंगा बेटा एक्रीयूड कमीशन। ठीक है ना बेटा, इनकम है बेटा जिसको आप अर्न कर चुके हो लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई। ठीक है ना, किसी भी इनकम का नाम दे सकता है, मैंने तो सीधा एक्रीयूड इनकम ले दी। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहूं तो कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। डिविडेंड रिसीवेबल, इस नाम से पेपर में बहुत बार आता है बेटा। इंटरेस्ट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, और भी कुछ हो सकता है बेटा, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं इन्हीं नाम से आएगा, और भी कुछ आ सकता है। ठीक है जी, ठीक है ना। जैसे कि बेटा समझाने के लिए बोलता हूं, एक कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया एंड यू आर अ शेयर होल्डर। आपको पता है अनाउंस हो चुका, अब 2-3 दिन में तो आ ही जाएगा बेटा, लेकिन बीच में ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा था,
तो आप क्या दिखाओगे बेटा कि ये एक्रीव्ड है डिविडेंड, अनाउंस हो चुका है, मैं अर्न कर चुका हूं, बस मिलना ही बाकी है, मिल ही जाएगा और 2-3-4 महीनों में मिल जाएगा, बहुत लेट भी हुआ तो। ठीक है जी, बात समझ में आई। एक और बात बेटा, एडवांस टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट आइटम याद रखना बेटा, ये पेपर में बहुत आती है। एडवांस टैक्स बेटा, साल शुरू हुआ और आपने क्या करा, गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स जमा कर दिया बेटा, एसर्टेन करते हुए कि मैंने पिछले साल इतना कमाया, इस साल भी मैं इतना कमाऊंगा। ठीक है ना। वैसे बता देता हूं, अगर आप कंपनी हो तो 4 बार आपको एडवांस टैक्स जमा करना होता है, साल में 4 बार आप एडवांस टैक्स जमा करते हो, 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। एक क्वार्टर खत्म होने से पहले 15 दिन पहले। ठीक है ना। पहला क्वार्टर क्या होता है आपका, 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई, 15 जुलाई है। दूसरा क्वार्टर क्या होता है बेटा, मैंने गलत बोल दिया 1 अप्रैल से 30 जून होता है, 15 जून को जमा करना होता है। 1 जुलाई से 30 सितंबर होता है, 15 सितंबर को। 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, 15 दिसंबर को। ऐसे ही बेटा 15 मार्च को। हर क्वार्टर से 15 दिन पहले जमा करना होता है आपको। आपने देखा क्वार्टर में आप कितना कमा चुके हो बेटा, आपने एसर्टेन किया मैं इतना कमा चुका हूं, आपने एडवांस में सरकार को टैक्सेस पे करने शुरू कर दिए। बेटा सरकार तो एडजस्ट करेगी, आप परफॉर्म कर ही चुके हो बेटा सरकार के लिए, इसका बेनिफिट मिलने ही वाला है नियर फ्यूचर। 1 साल के अंदर अंदर ये सारे पैसे आपके टैक्स में एडजस्ट हो जाएंगे। तो बेटा एडवांस टैक्स इज अ करंट एसेट फॉर मी। क्लियर बात। एंड लास्ट वन बेटा, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ एन नेक्स्ट 12 मंथ। बेटा कल एक एग्जाम्पल इस पर मैं दे चुका हूं, याद है आपको, अनअमोर्टाइज खर्चों की मैंने कहीं बात की थी, कहां पर की थी, कहां की थी, अब याद करा लो आज। अदर नॉन करंट एसेट में मैंने बात की थी और वहां पर मैंने एक ही एग्जांपल दिया था बेटा, शेयर इशू एक्सपेंसेस का। मैंने कहा था पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी यहां आते थे, लेकिन बेटा अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपको उसी साल राइट ऑफ करना होता है जिस साल कंपनी बन जाती है, चाहे कंपनी बनाने में आपने 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ ही क्यों ना खर्चे हो। बेटा आपने 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करे, सोचो मैं बोलता हूं बेटा आपने 30 मई 2002 में बेटा प्रेफरेंस शेयर इशू करे फॉर 20 ईयर्स, और बेटा प्रेफरेंस शेयर इशू करने में आपने बेटा क्या करे, मान लो 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये 20 साल के लिए बेटा आपने खर्चा किया। तो आप क्या करते हो बेटा, हर साल थोड़ी थोड़ी अमाउंट को राइट ऑफ करते चले जाते हो। ठीक है ना। आप बाबू गवर्नमेंट को सीधा से ये बात ही बोलते हो कि अगर मैंने सीधा 5 करोड़ एसपीएल में डाल दिया तो एकदम से लॉसेस आ जाएगा, जबकि ये प्रेफरेंस शेयर मुझे 20 साल के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, तो मैं तो 20 साल में दिखाऊंगा ये खर्चा। तो बेटा वो खर्चे थे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस जो बेटा नियर फ्यूचर राइट ऑफ नहीं होने वाले थे। आप क्या करते थे, हर साल 25 लाख रुपए उठाते हो, 25 लाख एसपीएल में दिखा देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हर साल 25 लाख बैलेंस शीट से उठाते हो एसपीएल में दिखा देते हो। मैं बोलता हूं बेटा आज 20 साल पूरे होने वाले हैं, आज 31 मार्च 2021 है, सिर्फ 25 लाख का खर्चा दिखाना बाकी है, और वो भी अगले 2 महीने में आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा आप हर साल क्या कर रहे हो, 30 मई को क्या करते हो बेटा 25 लाख रुपए डाल देते हो। ठीक है ना। 2002 में डाले, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते 20 साल पूरे हो रहे हैं बेटा 30 मई 2021 को। आज 31 मई 2021 है, 2 महीने के अंदर आपने 25 लाख राइट ऑफ करके बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने हैं। आप कहां रिकॉर्ड करोगे इस बार, अदर नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि बेटा ये 12 महीने के अंदर अंदर राइट ऑफ करने वाले हो आप, तो इसको आप कहां रिकॉर्ड करोगे बेटा, अदर करंट एसेट में रिकॉर्ड करोगे। समझ आई बात बेटा। यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। एक बार आप फटाफट से लिख लो, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलो जी बेटा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और बेटा बाकी सारे इलस्ट्रेशन ही हम होमवर्क में
मैं दे चुका हूं, मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ की प्रॉब्लम होगी करेंगे चर्चा। बेटा सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 1.10 डीके गोयल की बुक से बेटा हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 1.10 पर एग्जांपल है, ओलंपस लिमिटेड हैज एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ 5 लाख इन रिजर्व्स एंड सरप्लस एज द बैलेंस ऑफ एसपीएल। बेटा बोलता है ओलंपस लिमिटेड कोई कंपनी है, कहता है जब साल शुरू हुआ उनके पास 5 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस था रिजर्व्स एंड सरप्लस में। क्यों था डेबिट बेटा? कह रहा है एसपीएल में माइनस आया था, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा लॉसेस आए थे, तब जाके 5 लाख रुपए नेगेटिव थे। कहता है इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। बेटा कहता है इस साल में कंपनी ने 8 लाख रुपए कमा लिए। हाउ वुड यू शो दीज आइटम इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स? कहता है बेटा कैसे बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करोगे और कैसे नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे, जरा दिखाकर बताओ। लो प्यारे बच्चों सामने देखना। बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको। बाबू बैलेंस शीट में सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन बेटा नोट नंबर, देन बेटा फिगर एज एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। और बेटा यहां पर करंट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है, इसका मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बेटा 31 मार्च 2020 होगा। ठीक है जी, ऐसे ही होगा बाबू। उसके बाद सबसे पहली बात इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पहले, और क्योंकि इसने रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात की है बेटा, इट इज अ सब हेड, उसका मेन हेड है शेयर होल्डर फंड। तो पहले बेटा सब कुछ लिखना पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड, और उसमें भी रिजर्व्स एंड सरप्लस। बाबू कहता है साल के शुरू में ओपनिंग ऑफ द ईयर में डेबिट बैलेंस है 5 लाख रुपए। डेबिट है मतलब माइनस, बेटा साल के शुरू में डेबिट बैलेंस है। बेटा इस साल की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को ही होगी। अगर साल की शुरुआत में डेबिट बैलेंस है यानी कि पिछले साल के आखिरी में ही डेबिट बैलेंस है, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख दिया मैंने। कहता है इस साल में 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। बाबू अब होता क्या है, मुझे पता है कि आप ये कैलकुलेशन मन में कर सकते हो कि अगर पिछले साल 5 लाख का लॉस था और इस बार 8 लाख का प्रॉफिट हो गया तो सीधी सी बात है जी 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, मैं तो चिपका दूंगा। लेकिन बाबू आपने तो चिपका दिया, आपके शेयर होल्डर को क्या समझ आया इससे? एज अ शेयर होल्डर अगर मैं आपको कह दूं ये पढ़कर बताना तो आपको क्या समझ में आया? क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो बेटा 9 तरीके के रिजर्व जाते हैं। क्या आपके शेयर होल्डर को कंप्लीट इन्फो मिली? बस उनको ये पता लग गया कि पिछली बार 5 लाख के लॉसेस है, इस बार 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। कहां से आया? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से आया, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से आया, एसपीएल से आया कहां से? अदर रिजर्व से आया, जनरल रिजर्व से आया कहां से? सर ये बात पता लगी शेयर होल्डर को? तो बेटा आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं करके दिखाओगे, इतने समझदार बनना ना। आधे तो चीटिंग करके चिपका ला इसको। अगर मैं पूछूं ना इसका मतलब क्या है तो मुझे नहीं पता कि किसने कैसे करा, बच्चों ने जिन्होंने मुझसे प्रॉब्लम नहीं ली इस चीज की, मुझे तो समझ ही नहीं आया बच्चों ने करा कैसे। मैं तो पहले दिन ही उम्मीद करके बैठा था एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 प्रॉब्लम जान के दिए थे मैंने तो भाई मैं ऐसे 3 लाख लिखने भी नहीं वाला, मैं लिखूंगा नोट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट खत्म करने के बाद नोट्स टू अकाउंट्स और उसमें नोट नंबर 1। लो बेटा सबसे पहले दिखाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस। बेटा साल जब शुरू हुआ मेरे पास 5 लाख रुपए नेगेटिव बैलेंस था और बेटा ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब जाकर मेरा 3 लाख रुपए प्रॉफिट निकल कर आया, ये मैंने यहां से दिखाया। समझ में आई बात? अब शेयर होल्डर को पता लगे रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 लाख अचानक से कैसे पॉजिटिव हो गए। शेयर होल्डर देखेगा ये चीज नोट नंबर 1 में एक्सप्लेन की है, बेटा वो नोट नंबर 1 पढ़ेगा। अपने अकाउंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करो बेटा, कोई पर्सन अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी है तो वो भी पढ़ पाए। एक डॉक्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है बेटा आपकी कंपनी में तो उसको कंप्लीट इन्फो तो दो।
उसको क्या पता भाई कॉमर्स साइड क्या चीज है। समझ आई बात। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 भी करेंगे, मैं एक कर दूंगा, चाहे 2 करा लो चाहे 3, चलो मैं 3 कर देता हूं, ठीक है जी बाबू। एग्जाम्पल नंबर 3 रीड करना फटाफट से। कोई कंपनी है बेटा, कहता है 1 अप्रैल 2020 को जनरल रिजर्व है 2 लाख के, सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 लाख का और एसपीएल में नेगेटिव बैलेंस है 7 लाख रुपए का, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कंपनी ने इंकर्ड करे लॉसेस 4.5 लाख रुपए के। कहता है बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। लो बाबू, कहते हैं साल के शुरू में 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस दिया हुआ है 3 चीजों का। 1 अप्रैल बेटा 20 यानी कि 31 मार्च 20, कोई अंतर तो नहीं है ना बेटा। यानी कि पिछले साल जब एंड हुआ तो मेरे पास जनरल रिजर्व 2 लाख के पॉजिटिव थे, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख से पॉजिटिव था और एसपीएल 7 लाख से नेगेटिव था। यानी कि बेटा मैंने मन में कैलकुलेशन करी, दिखा दी। अब आप कह रहे होंगे कि अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मन में कैलकुलेशन ना करना। बाबू ये लास्ट ईयर का है, मैं लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। क्यों बेटा? जब लास्ट ईयर के फाइनेंशियल गए होंगे तो वहां पर मैंने नोट्स टू अकाउंट्स में जरूर कैलकुलेशन करके दिखाई होगी। तो ये इंफॉर्मेशन तो बेटा शेयर होल्डर को पिछले साल ही मिल गई होगी कि 4 लाख रुपए नेगेटिव कैसे आई। मुझे तो करंट ईयर को एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से। और बेटा इस साल कहता है 4.5 लाख के और लॉसेस हो गए। तो बेटा नोट नंबर 1 मैंने बनाया, नोट्स टू अकाउंट्स में बेटा रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले जनरल रिजर्व 2 लाख से बेटा पॉजिटिव है, जनरल रिजर्व को बाहर लिखो। मतलब मेरा मानना यह है बेटा, सबसे पहले आप क्या करते हो? इंट्रा सेट ऑफ करते हो। इंट्रा समझते हो? सेम वर्ड का सेम वर्ड के साथ सेट ऑफ, ठीक है ना। समझाता हूं बाबू। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर बेटा 1 लाख रुपए के हैं। एसपीएल बेटा पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो। ओपनिंग बैलेंस 7 लाख रुपए नेगेटिव था और ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ बेटा? 4.5 लाख रुपए का लॉस और आ गया। यानी कि बेटा टोटल 11.5 लाख रुपए का लॉस आ गया। यानी कि बेटा 8.5 लाख रुपए का लॉस अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने 8.5 लाख चिपका दिए। अब बेटा मेरा एनालिसिस शुरू होता है। देखो बेटा, मुझे करंट ईयर में एसपीएल का लॉस पड़ता था 4.5 लाख रुपए और प्रीवियस ईयर की 3 चीजें पता थी, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और एसपीएल। बाबू अगर एसपीएल में लॉसेस है ना, सबसे पहली ट्राई एसपीएल से सेट ऑफ करने की होगी आपकी। मैंने क्या बोला था? पहले इंट्रा सेट ऑफ करना। इंट्रा मतलब विद इन द सेम थिंग, सेम थिंग से सेट ऑफ होता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो बाबू मुझे पता था 4.5 लाख रुपए का एसपीएल में लॉस है, तो मैंने एसपीएल से ही सेट ऑफ करने की कोशिश करी। बाकी सारी फिगर को बाहर दिखाता गया मैं, चाहे किसी का नाम था, मैंने सबको बाहर दिखा दिया। अगर बेटा इस बार कह देता सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लॉसेस हो गए, वरना वैसे हो नहीं सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मान लो कह देता, तो मैं क्या करता बेटा? जनरल रिजर्व भी बाहर दिखा देता, एसपीएल को भी बाहर दिखा देता, लेकिन एसपीआर को अंदर दिखाता, इसी से सेट ऑफ करता, जो फिगर आती वो बाहर लेके जाता। इंट्रा सेट ऑफ करना है, इंट्रा, ध्यान रखना। समझ में आई बात? और ये फिगर कैलकुलेट करके मैंने यहां लिख दी, इससे मेरे शेयर होल्डर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन गई, बिल्कुल कंप्लीट इन्फो। समझ में आई? मुझे नहीं पता आपने कैसे चिपकाई थी, जिसकी प्रॉब्लम नहीं आई वो लोग बहुत धन्य है बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर मैं 5 पर आ चुका हूं। 2, 3, 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में फटाफट से प्रॉब्लम बतानी शुरू करेंगे। कॉल सिनेरियो, मैच्योरिटी वेंचर, मैच्योरिटी वेंचर। अब तो क्लियर है कि अदर करंट लायबिलिटी लिखे हुए हमने 13 आइटम, सबसे पहली आइटम ये लिखी थी, ठीक है ना। चलो जी बेटा 5th आइटम कॉल्स इन एरियर्स मैंने नहीं बताई, ठीक है ना, मैं इसलिए बता भी नहीं सकता अभी बहुत अच्छे से। तो बेटा 3rd बुक में जब हम शेयर वाली बुक कर लेंगे तब समझ में आएगा कॉल्स इन एरियर क्या चीज होती है, ठीक है ना। लेकिन एक बार हल्का सा डिस्कशन कर देता हूं इसका, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। एक कंपनी ने अपने शेयर के 100 रुपए मांगने हैं, ठीक है,
उसने बोला शेयर एप्लीकेशन मनी में 40 मांगूंगी, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में 20 और सेकंड कॉल में 10, मैं ऐसे लूंगी अपने शेयर के 100 रुपए। कंपनी ने क्या करा, आखिरी कॉल मांग ली बेटा 10 रुपए की 1 लाख शेयर होल्डर से। बाबू 50,000 ने ये 10 रुपए नहीं दिए, ये कॉल्स इन एरियर। बाबू मेरे लिए सोचो, एज अ कंपनी सोचो, मुझे 50,000 शेयर पे ये 10 रुपए फ्यूचर में मिलेंगे तो आई बेटा, क्योंकि मुझे मिलने वाले हैं, कभी ना कभी तो मिलेंगे ही बेटा। इट इज अ एसेट फॉर मी, मेरे लिए एसेट है ये। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 बोलता है इसको आप लायबिलिटी साइड माइनस करके दिखाओगे। मैं इसको माइनस करके दिखाता हूं, कहां पर बेटा, शेयर होल्डर फंड में बेटा, शेयर कैपिटल में। अभी नहीं मैं बता सकता आपको, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूं कि एसेट क्यों होनी चाहिए, और इसको एसेट की तरह रिप्रेजेंट नहीं करते हम, लायबिलिटी में माइनस करके दिखाते हैं। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल पढ़ाई है ना मैंने 5 तरीके की, याद है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, वहां होता है। इसका एडजस्टमेंट करेंगे बेटा जब थर्ड बुक कर लेंगे, ठीक है ना? अभी मैंने उसको भी ढंग से एनालिसिस करा नहीं है उस चीज पर भी अपना, ठीक है ना? ये समझ नहीं आ सकता जब तक आप शेयर्स पढ़ नहीं लेते। सिंकिंग फंड बेटा, ये डिबेंचर इशू करने के टाइम पर बनता है, अगेन ये थर्ड बुक का पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, हमने अदर फंड लिखा नहीं है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, कोई भी फंड हो सिंकिंग फंड तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। इलस्ट्रेशन 5 की प्रॉब्लम मेरे को लगता है पूरी होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 7। अरे मैं तो एडवांस बता रहा हूं क्या क्या आने वाला है। चलो जी, 7th क्या कहता है बेटा, एरिया ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। बाबू याद करा देता हूं, जिन्होंने मुझसे प्रेफरेंस शेयर कभी ना कभी पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना। बाबू जब हम कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो हमेशा जैसे डिबेंचर के आगे एक रेट मेंशन होता है, वैसे ही प्रेफरेंस के आगे भी एक रेट मेंशन होता है जो इंडिकेट करता है बेटा पर एनम डिविडेंड, कि साल भर का प्रेफरेंस शेयर को कितना डिविडेंड आपने देना है। मान लो बेटा मैंने अगर आपसे 10 लाख रुपए लिए हैं एज अ प्रेफरेंस शेयर, तो बेटा मुझे साल भर का आपको 12% डिविडेंड देना है, यानी कि 1,20,000 रुपए डिविडेंड देना है। समझ आई बात? मुझे साल का 1,20,000 रुपए डिविडेंड देना है। मान लो पहले साल आपके 10 लाख लिए मैंने, और मैंने कंपनी में आगे फर्दर इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन मुझे लॉसेस हो गए, मैं डिविडेंड आपका दे नहीं पाया, तो क्या होगा बेटा? जनरली जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं उनका नाम होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव समझते हो? इनके साथ एक स्पेशल कैरेक्टर है बेटा, ये क्यूमुलेट होते जाते हैं। क्यूमुलेट होना मतलब ये डिविडेंड अपना जोड़ते जाते हैं। पहले साल लॉसेस हुए, मुझे 1,20 देने थे, मैं दे नहीं पाया, तो दूसरे साल क्या होगा? जुड़ जाएंगे। दूसरे साल 1,20 नहीं, दूसरे साल 2,40, 1,20 पिछले साल के, 1,20 करंट ईयर के। करंट ईयर में भी लॉसेस हो गए, तो क्या तीसरे साल कितने हो गए? उससे पिछले साल के 1,20, पिछले साल के 1,20, इस साल के 1,20, यानी कि अब 3,60 देने हैं। लेकिन बता देता हूं, अगर 3 साल से ज्यादा डिविडेंड आप ना दे पाओ तो कंपनी 3 साल से पुराना डिविडेंड नहीं देती, 3 ही साल का मैक्सिमम देती है। ये बात मैंने कभी नहीं बताई आपको, क्योंकि जितना आपका लेवल है मैं भी तो उतना ही बताऊंगा। मैं आपको 11th में चीजें फालतू बताता रहता, आप परेशान हो जाते। जिन्होंने 11th मुझसे पढ़ी है उनको पता होगा ये बात मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर पे मैंने बहुत चर्चा की है बेटा। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्यूमुलेट होता है, लेकिन 3 साल से पुराना क्यूमुलेट नहीं होता। अगर आज कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो कंपनी को नहीं पता बेटा, कोई भगवान नहीं है कि मैं अगले 2-3 साल में पैसा कमाने वाला हूं, प्रॉफिट कमाने वाला हूं कि नहीं। तो कंपनी क्या करती है, लेकिन ये शेयर होल्डर के लिए जानना जरूरी है कंप्लीट इन्फो। तो कंपनी नोट्स टू अकाउंट्स में लिख कर बताती है कि हम इस साल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं बांट पाए हैं, कंपनी में लॉसेस थे बस, और कहीं रिप्रेजेंट नहीं करते इसको। मैंने एक दिन बात बोली थी बेटा, कोई काम की बात ऐसी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप नहीं दिखा पा रहे हो, तो उसको बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में आप जरूर बताते हो, क्योंकि आप अपने शेयर होल्डर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। ठीक है जी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक मेरी चर्चा जा चुकी है, नहीं 6 तक। फटाफट से बताओ बेटा 7th में कोई प्रॉब्लम? ये तो हो गया होगा ऑपरेटिंग साइकिल वाला, तो सिंपल था। 8, 9, 10, 8 सिंपल है, 9 सिंपल है, 10th थर्ड शेयर इन डीसीएम लिमिटेड। डीसीएम एक कंपनी का नाम है।
देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए ये बात, बहुत अच्छे से सुन लो। कंपनियां दो तरीके की होती हैं बेटा, देख दिया बाबू साहब ने। कुछ कंपनियां होती हैं जो अपने नाम के आगे लगाती हैं पीवीटी एलटीडी, कुछ कंपनियां होती हैं बेटा जो अपने नाम के आगे लगाती हैं लिमिटेड। ये होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, होती है लिमिटेड कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बेटा, पब्लिक के मेंबर को, इसका नाम पब्लिक क्यों पड़ा बेटा, क्योंकि ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आओ और मेरे शेयर खरीदो। प्राइवेट कंपनी कभी बेटा इनवाइट नहीं करती जनरल पब्लिक को कि मेरे शेयर खरीदो, इसको अलाउड नहीं होता। कहता है आपने शेयर खरीदे डीसीएम लिमिटेड में, यानी कि किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदे हैं आपने, तो बेटा अगर कुछ नहीं बताया कितने टाइम के लिए खरीदे हैं, तो बेटा इसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानना, मान के चलना कि आप 12 महीने तक नहीं बेचने वाले इसको। अगर कह दे 3 महीने के अंदर अंदर बेचने वाले हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आज ही बताया। अगर कह दे 3 महीने से 12 महीने में बेचने वाले हो तो करंट इन्वेस्टमेंट। अगर कहे 12 महीने के बाद बेचने वाले हो या कुछ ना कहे तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक मैं जा चुका हूं जी। 11 क्या बताऊं, कुछ है ही नहीं बताने लायक। लूज टूल्स आपने किया नहीं होगा अब तक, बस बाकी सारा किया होगा। लूज टूल छोड़ा था ना, अब तो पता लग गया इन्वेंट्री है। बढ़े आगे, अब देखो अब आवाज नहीं निकल रही, आपकी प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। इलस्ट्रेशन नंबर 12 फर्स्ट, क्या बात कर रहा है भाई, बिल्कुल ना बताऊं मैं, कभी ना बताऊं। क्या लिखा है, नेट लॉस एज शोन बाय एसपीएल। एसपीएल में लॉस आया सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, अभी तो ये क्वेश्चन भी करा, कहां दिखाते हैं सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐसा नेगेटिव आइटम, बताओ जी क्या बताना है मेरे को। 13 नहीं भाई, 12 में पूछ रहा हूं अभी तो। 12 में है क्या किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़े आगे चलो। 13 7th प्रीलिम एक्सपेंसेस। अब ये आ गई मुद्दा, मैंने कहा था ना अभी आएगा तो मैं अभी बताऊंगा बेटा। हाँ पहले एक बार प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब दोबारा बेटा, एक कंपनी की फॉर्मेशन में आप जितना खर्चा करते हो उससे प्रीलिम एक्सपेंसेस बोलते हैं। कंपनी का फॉर्मेशन में किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रहा, इसके फॉर्मेशन में बेटा करोड़ों में पैसे लगते हैं, कई लाख कई करोड़ लग जाते हैं बेटा कंपनी बनाते बनाते। मैं बोलता हूं कंपनी बनाने में आपने 2 करोड़ खर्च कर दिए, पहले आप इसको बेटा अदर नॉन करंट एसेट में दिखाते थे। आप कहते थे मैं तो इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एसपीएल में धीरे धीरे करके दिखा दूंगा ताकि एकदम से लॉसेस ना आ जाए मेरे बिजनेस में। लेकिन बेटा कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया, कंपनीज एक्ट ने भी मना कर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है हमारे पास, उसने मना कर दिया कि आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को नॉन करंट अदर नॉन करंट एसेट में नहीं दिखाएंगे। आज की तारीख में जिस साल कंपनी बनी है सारा उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, चाहे लॉसेज आ जाए बिजनेस में, हमें मतलब नहीं है, लेकिन एक ही बारी में डलेंगे पूरा का पूरा एसपीएल। तो बेटा ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता आज की तारीख में, इसको हम एसपीएल में दिखाते हैं। बढ़े आगे बेटा, बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। क्या बताना है जी मुझे, इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या बताना है बेटा, कुछ भी नहीं, हमें तो पहले ही पता है, मुझे आएगी नहीं प्रॉब्लम, बस लगता ही है आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 15 बताओ जी, क्या बताऊं, आप बच्चे कह रहे थे थोड़ी देर पहले बहुत सारी प्रॉब्लम है, अब तो कुछ नहीं बचा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक पूरा हो गया। और अब यकीन मानना, जिसको ये लग रहा हो ना कि मेरे को इलस्ट्रेशन नंबर 16 से 24 में टाइम लगेगा, वो पागल है। 8 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर ये 9 क्वेश्चन करने बैठोगे, इसको करने में 8 मिनट भी लगेंगे, क्योंकि आप देखो बेटा कितनी तेजी से आप करने वाले हो अब इन चीजों को। तो पहले ही पूछ ले 17 में प्रॉब्लम, फिर करूंगा बात इसकी। कमिटमेंट होती है ये, कंटिंजेंट लायबिलिटी में कमिटमेंट्स होती हैं ये, देख मैंने ना कभी पढ़वाई नहीं। 1 मिनट, पेज नंबर 1.24 पर आना। दिख रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, ठीक है ना। मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी पे चर्चा की है, कमिटमेंट पे की नहीं, ठीक है ना। अगर आप पढ़ोगे कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या क्या है, देखो पढ़ो। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, कहता है कंपनी के ऊपर कोई क्लेम आया हुआ है और कंपनी ने अभी तक डेट नहीं दिखाया, दैट सिंपली मींस ये बेटा स्यूट है जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है।
केसेस पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इसे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। मैंने बेटा सूट्स लिखे थे शायद। आगे बढ़ोगे बेटा, बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये मैंने बात करी हुई है बेटा। प्रपोज डिविडेंड, ये भी मैंने बात की हुई है। गारंटी, ये इसकी बात भी मैंने की हुई है। अब आपको 1 मिनट के लिए मैं लेकर आता हूं एक पेज पर। अगर आप कहोगे ना मैंने कितना पढ़ा है, ये मैं जानता हूं बेटा इस चैप्टर में कितना कुछ कट है जो मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूं। मैंने आपको चीजें एक्स्ट्रा ही बताई होंगी, कम नहीं बताई होगी। मैं आपको बता देता हूं किस पेज पे पढ़ना है आपको। पेज नंबर 1.9 पर आना। बाबू पेज नंबर 1.9 पे ना रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टार्ट हो रहे हैं। पेज नंबर 1.10 पे अगर आप देखोगे ई पॉइंट रीवैल्यूएशन रिजर्व, ब्रैकेट में पढ़ना क्या लिखा है, पता लगा? चलो खैर, मैंने बात की होगी, मुझे ये पता है। पेज नंबर 1.12 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, ब्रैकेट में देखो बाबू। इसी पेज पर नीचे सेकंड आइटम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ब्रैकेट पढ़ो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। नेक्स्ट पेज 1.13 डेफर टैक्स लायबिलिटी, फिर सी पॉइंट पढ़ना अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। ऐसा मैं आपको बहुत सारी जगह पढ़ा सकता हूँ, बहुत सारी जगह। मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ों की चर्चा कर दी, जबकि मुझे पता है ये आने नहीं वाला, ठीक है ना। अगर आप कॉपीराइट देखोगे पेज नंबर 1.20 पर आकर, कैपिटल WIP हर जगह पे लिखा हुआ है नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, लेकिन मैंने हर चीज़ पढ़ाई है, ठीक है ना। कमिटमेंट भी करा दूंगा जब लूंगा कल प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत बात, ठीक है ना। ज़्यादा मत घुसो, क्योंकि मुझे पता है अब पेपर में नहीं आने वाला। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, तब तक आता था इन चीज़ों का ट्रीटमेंट, तो बेटा आज तक बुक से हटाए नहीं इन्होंने, ठीक है। आपको आने नहीं वाला, लेकिन तब भी ढंग से पढ़ लो आप, ठीक है। अब बेटा इलस्ट्रेशन 16 to 24 आज के लिए आपका होमवर्क है। कल हम आएंगे बेटा, सबसे पहले यही होमवर्क चेक करूंगा, फिर SPL स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।